नमस्कार, स्वागत है आपका हॉर्नबिल टीवी में और मैं हूं आपके साथ शिखा सकलानी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं खबरों के साथ। बीजेपी प्रदेश महामंत्री दीप्ति रावत ने 17 तारीख से शुरू होने वाले प्रशिक्षण अभियान को लेकर मीडिया से बातचीत की, जिसमें उन्होंने कहा कि प्रदेश स्तरीय कार्यशाला में केंद्र से प्रशिक्षण टोली का एक सदस्य शामिल होगा। इसके अलावा कार्यक्रम में मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष और संगठन मंत्री भी मौजूद रहेंगे। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रदेश अध्यक्ष करेंगे। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में प्रदेश पदाधिकारी, जिला अध्यक्ष, जिला प्रभारी, सह प्रभारी और जिला स्तर की 3 सदस्यीय प्रशिक्षण टोली हिस्सा लेगी, जिसमें एक महामंत्री और एक महिला सदस्य का होना अनिवार्य है। प्रदेश की जो कार्यशाला है उसमें केंद्र से जो प्रशिक्षण अभियान के उस टोली के एक सदस्य हैं वो यहाँ पर आने वाले हैं और उनके अलावा हमारे मुख्यमंत्री जी, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष, हमारे संगठन मंत्री जी ये तो रहेंगे ही। इनकी अध्यक्षता में, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी की अध्यक्षता में कार्यक्रम होगा और उसके बाद जो आने वाले लोग हैं जिनको कार्यशाला को ग्रहण करना है, जो वहाँ के टॉपिक है, जो पीपीटी है, उसके द्वारा बहुत सारे विषय पूरी कार्यशाला में, पूरे दिन भर की कार्यशाला में बताए जाएंगे। तो उस पर आने वाले प्रदेश के पदाधिकारी हैं, जिले के अध्यक्ष हैं, हमारे जो जिले के प्रभारी हैं, जिले के सह प्रभारी हैं और ये पूरी और जिले की जो प्रशिक्षण टोली है एक जो बनाई है हमने 3 लोगों की, वो प्रशिक्षण टोली भी इसमें आने वाली है, जिसमें अनिवार्य रूप से एक महामंत्री, एक महिला उसमें अनिवार्य है। तो ये सभी लोग आएंगे और उनका प्रशिक्षण होना है कल। ऋषिकेश में लगभग 15 महीने पहले शुरू हुए बहुमंजिला पार्किंग प्रोजेक्ट की प्रगति को लेकर अब सवाल खड़े होने लगे हैं, जिसको लेकर मेयर शंभू पासवान ने मौके पर पहुंचकर परियोजना के कार्यों का निरीक्षण किया। इस दौरान अधिकारियों ने ठेकेदार से कार्य की गति को और बढ़ाने का आग्रह किया, ताकि शहर में आने वाले यात्रियों को प्रस्तावित 1100 वाहनों की पार्किंग सुविधा जल्द उपलब्ध कराई जा सके। देखिए, जिस दिन ये बिल्डिंग शुरू हुआ था उस दिन ये 18 महीना के बाद सीएम साहब ने कहा था और ये कहा था उन्होंने, जो बात है और जो बोला जा रहा है वही समय के अनुकूल काम पूरा होना चाहिए। तो अभी हम आपको ये बता सकते हैं कि लगभग 10 महीना निकल गया और 10 महीने के अंदर वैसे ये दूसरे मंजिल भी कहीं पड़ रहा है और कहीं पे 1 मंजिल है और कहीं पे 20 मिनट में काम चल रहा है। काम तेज़ी से चल रहा है, पर जिस हिसाब से जो वादा है उस हिसाब से देखेंगे तो अभी थोड़ा स्लो है। एरिया भी बड़ा है, क्षेत्रफल बड़ा है, पर जैसे हमारे माननीय पुष्कर सिंह धामी जी ने जिस दिन शिलान्यास रखा गया था उस दिन उन्होंने कहा समय तो समय के ही अंदर होना चाहिए, तो वो समय 18 महीना का हुआ था। और आज हम सब इसलिए निरीक्षण करने आए हैं कि एक हम समय समय पर गुणवत्ता भी देखते हैं और अभी इसमें कुछ एरिया में बेसमेंट की आवश्यकता था और ड्राइंग में वो बेसमेंट नहीं था, तो वो हमने बात किया बीसी साहब से और वो बेसमेंट कुछ एरिया 1200 मीटर एरिया लगभग बढ़ा रहे हैं। चंपावत जिला मुख्यालय मोटर स्टेशन से धरना स्थल तक जिले भर से आई सैकड़ों आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और जल्द समाधान की मांग उठाई और मानदेय बढ़ाने समेत 11 सूत्रीय मांगों को लेकर जोरदार आक्रोश रैली निकाली। साथ ही जल्द मांगों पर सकारात्मक कार्रवाई न होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी। क्या 300 रुपए कटाती है? सरकार हमारे सशक्त है? क्या महिलाएं सशक्त हैं? एक दिन का जो एक मानदेय है, मेरे साथ वीडियो महिलाएं हैं, परित्यागी महिलाएं मेरे साथ हैं, 173 रुपए के हिसाब से उनको मानदेय दिया जा रहा है। क्या 5100 रुपए में उनका गृहस्थी जीवन चल जा रहा होगा? सरकार ने सभी को एंगेज कर रखा, उन महिलाओं को। ऐसी महिलाएं हमारे साथ काम कर रही है, काम के नाम पे कोई जो काम कर रही है उसका दाम तो उन्हें नहीं मिल रहा है और उनका कहीं ना कहीं शोषण हो रहा है। मैं सरकार से बार बार कहना चाहूँगी, कम से कम जो न्यूनतम मानदेय है वो मानदेय तो दिया जाए हमें, जो एक मजदूर को मानदेय दे उस हिसाब से तो मानदेय दिया जाए। कम से कम महिलाएं अपना गृहस्थ जीवन तो सही से चलाएंगी, अपने बच्चों का लालन पोषण करना है। एक दूसरी बात और है, हमारी मंत्री महोदया कह रही है कि मैं आपका 300 रुपये कटवाऊंगी। उस मानदेय में से 5200 मानदेय है, उसमें से पहले 5100 आ रहा है, उसमें से अगर वो 300 रुपये कटाती है तो 49 में कितना होगा हमारा? क्या हमारा गृहस्थी जीवन चल पाएगा? उसमें बिजली का बिल है, पानी का बिल है, दूध का बिल है, बच्चों की पढ़ाई है, लिखाई है, रिश्तेदारी निभानी है, तो सारे काम हमने उसी मानदेय में करना है। तो हम सरकार से बार बार चाहेंगे कि जो कम से कम हमारा
ज़्यादा समस्या हमारी जो है मानदेय की है, हमारे कम से कम मानदेय का सम्मानजनक मानदेय कर दिया जाए, 18,000 हमारा मानदेय दे दिया जाए। क्योंकि हम लोग अकेली महिलाएं हैं, बच्चों का बोझ, बच्चों की फीस, घर का बिजली का बिल, राशन पानी 9,000 में तो पूरा नहीं हो सकता। सभी कुछ सारा खर्चा हमको इसी में उठाना होता है और ऊपर से काम का लोड इतना है और मिलता कुछ भी नहीं है मानदेय। 300 रुपये रोज में थोड़ा घर का, बच्चों का, लाइट, बिजली, दूध सभी कुछ हमें करना होता है। मोटा स्टेशन से धरना स्थल तक जिले भर से आई हुई सैकड़ों आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया। द्वाराहाट विकासखंड में पूर्व निर्धारित बीडीसी की बैठक हंगामे के बीच आयोजित हुई। बैठक की शुरुआत में किसी भी विभाग के जिला स्तरीय अधिकारी के उपस्थित न होने पर जनप्रतिनिधि आक्रोशित हो गए। विरोध में सदन का बहिष्कार कर बाहर चले गए। कुछ देर बाद अल्मोड़ा की एसडीएम सदन में पहुंची, जहां उन्होंने कहा कि वे फिलहाल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में व्यस्त हैं। उसके बाद बैठक में शामिल होंगी। ये सुनते ही जनप्रतिनिधि फिर नाराज हो गए। काफी हंगामा के बाद किसी तरह बैठक की कार्रवाई शुरू करवाई गई। बैठक के दौरान लगभग 2 घंटे तक जल जीवन मिशन के मुद्दे पर चर्चा होती रही, लेकिन किसी ठोस समाधान पर सहमति नहीं बन सकी। गंवाण की ग्राम प्रधान सपना ने सड़क के अलाइनमेंट में बदलाव को लेकर सवाल उठाते हुए संबंधित आदेश की प्रति प्रस्तुत करने की मांग की। उन्होंने स्पष्ट कहा कि अगर लिखित आदेश नहीं दिखाया गया तो वो आंदोलन के लिए बाध्य होंगी। वहीं नैनी रियूनी की ग्राम प्रधान हेमा देवी ने स्वास्थ्य विभाग से ग्राम स्तर पर विशेष शिविर आयोजित करने की मांग की। उन्होंने महिलाओं से जुड़ी बीमारियों, विशेषकर स्तन और गर्भाशय संबंधी समस्याओं के समाधान के लिए स्वास्थ्य शिविर लगाने की जरूरत पर जोर दिया। बैठक के दौरान किसी भी अधिकारी की ओर से समस्या का ठोस समाधान प्रस्तुत नहीं किया गया। जनप्रतिनिधियों ने आरोप लगाया कि बैठक केवल औपचारिकता बनकर रह गई और चाय नाश्ते तक ही सीमित रही। सर्वप्रथम मैं पत्रकार बंधुओं का अभिनंदन और स्वागत करना चाहूँगी। आप सभी का धन्यवाद देना चाहूँगी। मुझे लगता है कि मान लीजिए जैसे हमारा जो सदन चल रहा है ये निरर्थक साबित होगा अगर इसमें जिले के सक्षम अधिकारी यहाँ पर मौजूद नहीं रहते हैं। तो बस हम क्या करते हैं कि लोगों की समस्याओं को इकट्ठा कर रहे हैं और उसके बाद उसका कोई उत्तरदायी है नहीं, कोई उत्तर देने वाला है नहीं। अब मान लीजिए मैंने 1 हफ्ते पहले इन लोगों से, जितने भी हमारे ग्राम पंचायत अधिकारी हैं, उनसे बोला कि आप गाँव में जाएं, निरीक्षण करें और देखें कि कितनी समस्याएं गाँव से हैं। तो पूरा एक फाइल बन चुकी थी। उसके बाद भी इनके द्वारा ना कोई एक सक्षम अधिकारी को भेजा जाता है, कोई अपनी जवाबदेही सुनिश्चित करता है नहीं। बस एक बहस का मुद्दा बन के रह गया। यहाँ पर बहसें होंगी और फिर आगे चल के 3 महीने बाद वही समस्याएं फिर से शुरू होंगी। लोग दोहराते रहेंगे, लोग परेशान होते रहेंगे। मुझे नहीं लगता कि जब तक सक्षम अधिकारी नहीं आएंगे और जब तक ये लोग एक स्ट्रिक्ट डिसीजन नहीं लेते हैं तब तक ये सारी चीजें, ये सब एक औपचारिकता, एक फॉर्मेलिटी के अलावा ये सदन मुझे नहीं लगता कि कुछ सार्थक सिद्ध होगा। हरिद्वार वासियों की समस्याओं के त्वरित समाधान के उद्देश्य से जिला प्रशासन ने जन सुनवाई कार्यक्रम का आयोजन किया। जिलाधिकारी मयूर दीक्षित की अध्यक्षता में आयोजित इस जन सुनवाई कार्यक्रम में बड़ी संख्या में फरियादी अपनी समस्या लेकर पहुंचे। इस दौरान कई विभागों से संबंधित लगभग 91 शिकायत और समस्या दर्ज की गई, जिनमें से कई शिकायतों का मौके पर ही निस्तारण किया गया। बाकी बची शिकायतों के समाधान के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए गए। सोमवार को कलेक्ट्रेट में सभी डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स के उपस्थिति में जन सुनवाई की जाती है और आज भी अभी तक 51 शिकायतें दर्ज की गई हैं और ये शिकायतकर्ता अभी आगे भी आएंगे। अब करीबन हम लोग पिछले कुछ महीनों से जो ये जन सुनवाई सोमवार ही कर रहे हैं, इससे निश्चित तौर पे जो समस्याएं हैं उनको निश्चित अवधि में सॉल्व करने का एक प्रयास किया जा रहा है। साथ ही चूंकि अधिकारी मौके पर ही रहते हैं तो वो भी अधिकारियों से संपर्क शिकायतकर्ता के हो जाते हैं और मौके पर आज जैसे कई शिकायतों में हमने अधिकारियों को आज ही भेजा है ताकि वो लोगों की समस्याएं जैसे अतिक्रमण की है, जल निकासी की है, कहीं पानी बिजली की समस्या है, तो उसका आज ही निराकरण भी किया जा रहा है। जिला न्यायालय उत्तरकाशी में बम होने की सूचना पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। जिला जज की सूचना पर सुरक्षा के लिहाज से पुलिस ने पूरे न्यायालय परिसर को खाली करवाया। पुलिस और इंटेलिजेंस टीम ने कोर्ट परिसर की सुरक्षा बढ़ा दी। वहीं जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर आ गया है।
सरोवर नगरी नैनीताल जिला और तमाम क्षेत्रों में न्यायालयों को बम से उड़ाने की धमकी की खबर सोशल मीडिया में ऐसे वायरल हुई कि पूरे क्षेत्र में हड़कंप मच गया। आनन फानन में जिला न्यायालय नैनीताल और कोर्ट परिसर को पुलिस प्रशासन ने चारों ओर से घेरकर जांच पड़ताल शुरू कर दी। इस संबंध में एसपी डॉक्टर जगदीश चंद्रा ने कहा कि एक मेल के जरिए जिला कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। जिला न्यायालय में आरडीएक्स बम फिट कर दिया गया। उन्होंने कहा कि कोई भी अफवाहों पर ध्यान ना दे। फिलहाल कोर्ट और वकीलों के चैम्बर्स को खाली करा दिया गया है। वहीं पुलिस प्रशासन की ओर से सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पार्क स्थलों का भी बारीकी से निरीक्षण किया जा रहा है। जिला और सत्र न्यायालय महोदय के ऑफिशियल ईमेल आईडी पे एक धमकी भरा ईमेल प्राप्त हुआ है। इस ईमेल में तमिलनाडु में ईवीएस जो रिजर्वेशन सिस्टम है उसको हटाने की बात कही गई है और ये कहा गया कि अगर ये नहीं हटाया गया तो कोर्ट परिसर में आईडी लगा के बम विस्फोट किया जाएगा और नुकसान पहुंचाया जाएगा। ये सूचना न्यायालय के द्वारा, माननीय न्यायालय के द्वारा पुलिस को मिली है, नैनीताल पुलिस को। इस पर त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस फोर्स को अलर्ट किया गया है। नैनीताल, मल्लीताल, तल्लीताल के पुलिस लाइन से लिए गए हैं और बम डिस्पोजल स्क्वाड, डॉग स्क्वाड की सघन चेकिंग अभियान यहाँ पे शुरू किया गया है। अभी सभी पूरे कोर्ट परिसर में जो कोर्ट्स हैं, चैम्बर्स हैं, अधिवक्ताओं के जो चैम्बर्स हैं, पार्किंग्स हैं, इन सभी जगह पे बहुत सघनता से चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। साथ में ही ड्रोन से निगरानी भी रखी जा रही है कि कहीं छतों में या आसपास में कोई ऐसी वस्तु ना हो। फिलहाल अभी तक कोई ऐसी चीज़ नहीं मिली है। इस सूचना पर तल्लीताल थाने में अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है अज्ञात लोगों के खिलाफ और मामले की विवेचना की जाएगी। औली की बर्फीली वादियों में चल रहे औली स्कीइंग विंटर कार्निवल और नेशनल स्कीइंग चैंपियनशिप 2026 का आज समापन हो गया। मुख्य अतिथि ने पदक विजेताओं को मेडल, मोमेंटो, नगद पुरस्कार और महाप्रसाद प्रदान किया। वहीं लोक गायक किशन महिपाल के हिट गानों पर एथलीट और अधिकारी जमकर थिरके। बता दें कि हिमाचल प्रदेश ने सबसे ज्यादा 17 पदक जीतकर चैंपियन बनकर बाजी मारी और आंचल ठाकुर ने अल्पाइन स्कीइंग में 2 गोल्ड जीतकर बेस्ट एथलीट का खिताब हासिल किया। ये 4 दिवसीय आयोजन उत्तराखंड की संस्कृति और सिंह के रोमांच से भरपूर रहा। सर काफ़ी अच्छा लग रहा है यहाँ पर। आज मेरे को 2 सिल्वर मेडल मिले जो कि हमने उत्तराखंड की तरफ से रिप्रेजेंट किया था। तो सबसे पहले मैं धन्यवाद करना चाहूँगा विंटर गेम एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड का, जिन्होंने ये कराया, और जितने भी यहाँ पर सभी टीमें आई हुई थी उनका भी काफ़ी धन्यवाद करूँगा। उनकी मतलब अगर वो सभी आए हैं तो उनकी वजह से हमें पता चला है कि आज हम किस पोजीशन पे आ सकते हैं। स्पॉन्सर है एल्टीट्यूड फिटनेस, जिन्होंने मुझे जिम अनुज भाई का बहुत बहुत थैंक यू देना चाहता हूँ, जिन्होंने मुझे सबसे पहले स्पॉन्सर करा और उनकी वजह से भी मेरा काफ़ी फिजिकली मेरा स्ट्रेंथ सही रहा, तो उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। जी, नेशनल चैम्पियनशिप्स औली में जो मेरे इवेंट्स थे वो जायंट स्लालम और स्लालम थे। दोनों में मैंने गोल्ड मेडल्स जीते हैं हिमाचल के लिए, बहुत खुशी की बात है। लेकिन उससे ज़्यादा खुशी की बात है कि हिमाचल ने सबसे ज़्यादा मेडल्स जीते हैं, 18 मेडल्स, उनमें से 7 गोल्ड मेडल्स हैं। तो हम मेडल्स की झोली भर के हिमाचल प्रदेश जा रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। और यहाँ पर जो भी जिस तरह से ऑर्गेनाइज़ किया गया था, भले ही बर्फ़ कम थी, तो उस चीज़ से हम एथलीट्स काफ़ी इम्प्रेस्ड हैं कि किस तरह से उन्होंने सब कुछ ऑर्गेनाइज किया था। जी, तो आज हम यहाँ सब लोग इकट्ठे हुए हैं क्लोजिंग सेरेमनी के लिए और मैं हिमाचल प्रदेश को रिप्रेजेंट करने आई हूँ और मुझे बहुत ही खुशी हो रही है क्योंकि मुझे 2 मेडल्स मिले हैं, सिल्वर और ब्रॉन्ज। तो हमारा कंपटीशन बहुत ही अच्छा रहा, एथलीट्स ने अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दिखाया और फाइनली हम क्लोजिंग सेरेमनी में हैं और मुझे बहुत ही अच्छा लगा इवेंट में आके। मैंने जो है 2 मेडल लिए हैं इस नेशनल्स में। मेरा गोल्ड रहा जीएस में, जाइंट स्लालम स्नोबोर्डिंग में, एंड कल जो इवेंट था हमारा स्लालम, उसमें मेरा सिल्वर रहा। तो टोटल मैंने 2 गोल्ड्स लिए हैं। ये हमेशा से एक खुशकिस्मती रही मेरी कि यहाँ पे हमें मौका मिलता है कॉम्पीट करने का, क्योंकि दिस इज़ द ओनली स्लोप इन इंडिया जो फिस अप्रूव्ड है। I'm एक्चुअली एन इंटरनेशनल रेसर। मैंने इंडिया को जो है नियर अबाउट 30 कंट्रीज़ में रिप्रेजेंट किया है, जिसमें यूएस, कनाडा, यूरोप की ऑलमोस्ट 20 कंट्रीज़ है। तो ये एक मतलब क्या वो बोल सकता हूँ मैं, ये हमेशा से एक खुशी थी कि यहाँ पे मेडल जीतना। मेरा इससे पहले कोई मेडल था नहीं नेशनल्स में, ट्राई हमेशा की थी लेकिन अभी तक आया नहीं था।
तो आई एम रियली हैप्पी कि उत्तराखंड गवर्नमेंट जो है टूरिज़्म है यहाँ की और जो विंटर एसोसिएशन है उत्तराखंड की, उन्होंने ये इनिशिएटिव उठाया और हमें जो है ये प्लेटफॉर्म दिया ताकि हम जो अपना टैलेंट है, जो अपने स्किल्स है, वो लोगों को दिखा सकें। सबसे पहले तो हम जो उत्तराखंड टूरिज्म है, उत्तराखंड सरकार है और गढ़वाल मंडल विकास निगम का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहते हैं आर्मी टीम की तरफ से। हम काफ़ी लंबी दूरी तय करके गुलमर्ग से ओली के पहाड़ों पे आए हुए हैं और हमारे पास इन 4 दिनों के प्रतियोगिता में 3 गोल्ड और 5 ब्रॉन्ज और 5 सिल्वर हैं, जिसके हिसाब से हम एचपी से थोड़ा सा पीछे रहे, से फर्स्ट रनर लेके जा रहे हैं। और जो हमारे एथलीट हैं जो सालों से मेहनत कर रहे हैं पहाड़ों के ऊपर आना जाना, स्कीइंग करना, काफ़ी इंजरीज का सामना करते हुए और दमखम दिखा के हमारे जो एथलीटों ने प्रदर्शन किया है उससे हम काफ़ी खुश हैं और उत्तराखंड सरकार का बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया करना चाहते हैं। पीआईबी के सौजन्य से विशाखापट्टनम गए उत्तराखंड के पत्रकारों की टीम ने एचपीसीएल की विजाग रिफाइनरी का भ्रमण कर पेट्रोलियम उत्पादों की जानकारी ली। एचपीसीएल की विशाखापट्टनम रिफाइनरी ने हाल ही में अपनी आधुनिकीकरण परियोजना के तहत महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की है, जिससे भारत की ऊर्जा सुरक्षा और रिफाइनिंग क्षमता में मजबूती आई है। रिफाइनरी अब 15 मिलियन मीट्रिक टन प्रतिवर्ष की क्षमता के साथ संचालित हो रही है। रिफाइनरी में दुनिया की पहली एलसी मैक्स आधारित रेजिड्यू हाइड्रोक्रॉकिंग यूनिट यानी RUF है, जहां क्रूड ऑयल का 93% उपयोग किया जाता है। इस रिफाइनरी के माध्यम से 7 राज्यों को अब पाइपलाइन के जरिए पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति की जा रही है। रिफाइनरी के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर रमेश कृष्ण ने कहा कि रिफाइनरी में एलसी मैक्स अपग्रेड भारत को भारी और जटिल क्रूड ऑयल प्रोसेस करने की क्षमता प्रदान करता है। यह आत्मनिर्भर भारत और ऊर्जा सुरक्षा की दिशा में बड़ा कदम है। इसके अलावा रिफाइनरी में सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल का डेमोन्स्ट्रेशन प्लांट भी जनवरी 2026 में कमीशन किया गया, जो हरित ईंधन की दिशा में एचपीसीएल के प्रयासों को दर्शाता है। एचपीसीएल अब रिफाइनरी की क्षमता को अगले 3 से 4 वर्षों में 18 मिलियन मीट्रिक टन तक बढ़ाने की योजना पर काम कर रही है। विशाखापट्टनम रिफाइनरी 1957 में स्थापित हुई थी। आज भारत की सबसे आधुनिक डीप कंजर्विंग रिफाइनरी में से एक है। नेल्स कॉम्प्लेक्सिटी इंडेक्स अब 11.6 पर पहुंच गया है, जो इसकी उन्नत तकनीकी क्षमता को प्रमाणित करता है। ये परियोजना मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत अभियान की जीवंत मिसाल बनी हुई है, जहां स्वदेशी तकनीक और नवाचार से देश की ऊर्जा जरूरत को पूरा किया जा रहा है। पत्रकारों की टीम ने रिफाइनरी के 11वीं मंजिल से पूरी रिफाइनरी के दृश्य को देखा। पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए अधिकारी ने कहा कि भारत की हरित ऊर्जा क्रांति का नेतृत्व करते हुए विजाग रिफाइनरी ने 370 TPA क्षमता का हरित हाइड्रोजन संयंत्र की शुरुआत की है और हरित हाइड्रोजन की खरीद के लिए बीओ आधार पर समझौता किया है। उत्तराखंड के राज्यसभा और लोकसभा सांसदों ने कमाल कर दिया। विकास की बड़ी बड़ी बातें, ऊंचे ऊंचे दावे और जनता से किए गए वो लुभावने वादे सबके साथ हवा हवाई हो गए। जेब में करोड़ों रुपए पड़े थे, लेकिन खर्च करने की फुर्सत नहीं थी। जनता आज भी प्यासी, सड़कें टूटी हैं, लेकिन हमारे माननीयों का विकास का मीटर दिसंबर 2025 के अंत तक भी हिला तक नहीं। RTI में खुलासा हुआ है, जिसे सुनकर आप भी कहेंगे कि वाकई ऐसा हुआ होगा। इस रिपोर्ट में देखिए। विकास की ये तस्वीर डराने वाली है। RTI कार्यकर्ता नदीमुद्दीन ने जो जानकारी ली है वो हैरान करने वाली है। 5 लोकसभा और 3 राज्यसभा यानी कि कुल 8 सांसदों को 95 करोड़ 90 लाख की सांसद निधि आवंटित हुई है, जिसमें से 49 करोड़ 5 लोकसभा सांसदों को और 46 करोड़ 90 लाख रुपए 3 राज्यसभा सांसदों को दिसंबर 2025 तक आवंटित हुए हैं। उत्तराखंड के सांसदों के वर्तमान कार्यकाल में पूर्ण कार्यों पर कुल 7 करोड़ 8 लाख और जारी अधूरे कार्यों पर दिसंबर 2025 तक कुल 10 करोड़ 65 लाख रुपए की धनराशि खर्च हुई, जो कुल आवंटित धनराशि का 18% है। देखिए, हमने पूछा कि भाई सांसद हैं हमारे, जो लोकसभा के सांसद हैं 5 और राज्यसभा के सांसद हैं, उन्होंने अपनी सांसद निधि जो उन्हें आवंटित हुई है उसका खर्च कितना किया है। उत्तराखंड के 8 सांसदों को कुल 95 करोड़ 90 लाख की सांसद निधि मिली थी, लेकिन साहब खर्च हुए सिर्फ 18%, यानी विकास की तिजोरी पर ताला लटका है और चाबी कहीं खो गई है। अब सुनिए सुस्ती का असली खेल।
इसमें लोकसभा के 5 सांसदों की पूर्ण कार्यों पर 2.089 करोड़ रुपए और अधूरे या फिर गतिमान कार्यों पर 1.191 करोड़ रुपए की धनराशि खर्च दर्शाई गई है, जो कुल आवंटित धनराशि की केवल 7% है। राज्यसभा की 3 सांसदों की आवंटित निधि में से पूर्ण कार्यों पर खर्च 4 करोड़ 99 लाख और चल रहे कार्यों पर 9 करोड़ 46 लाख दर्शाया गया है, जो कुल आवंटित निधि का 31% है। ये सूचना ग्राम में विकास आयुक्त इसका नोडल डिपार्टमेंट है, उसने पूरे प्रदेश की ये विवरण उपलब्ध कराया दिसंबर 2025 तक का। तो बड़े चौंकाने वाली स्थिति सामने आई। इसमें यह है कि पूरे जब हमने टोटल किया सारा का सारा, तो 95.90 यानी 95.90 करोड़ रुपए की तो सांसद निधि सारे सांसदों को मिली, लेकिन जब खर्च की बारी आई तो केवल 18% जो है इसमें से खर्च हुई। सांसद निधि खर्च के मामले में लोकसभा सांसदों में सर्वाधिक निधि 18% खर्च करने वाले नैनीताल उधम सिंह नगर सांसद अजय भट्ट हैं। दूसरे नंबर पर 14% सांसद निधि खर्च करने के साथ टिहरी गढ़वाल सांसद माला राज लक्ष्मी शाह है। अन्य तीनों गढ़वाल सांसद अनिल बलूनी की 0, अल्मोड़ा सांसद अजय टमटा और हरिद्वार सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत की दिसंबर 2025 तक सांसद निधि से 1% से कम धनराशि खर्च दर्शाई गई है। राज्यसभा सांसदों में सर्वाधिक सांसद निधि 47% नरेश बंसल, दूसरे स्थान पर 27% कल्पना सैनी और तीसरे स्थान पर 6% महेंद्र भट्ट की दिसंबर 2025 तक खर्च हो सकी है। जो सांसद कार्य प्रस्तावित कर रहे हैं तो वो अधिकारी कुंडली मार के बैठ जा रहे हैं, उसमें से 232 कार्य जो है अधिकारियों द्वारा ही स्वीकृत नहीं किए। सांसद ने भेज दिए प्रस्ताव करके, लेकिन वो स्वीकृत नहीं किए। और स्वीकृत कार्यों में से भी जो है 87 कार्य जो है दिसंबर 2025 तक प्रारंभ भी नहीं। इसमें जो सांसदों की बात है तो खर्च करने में जो सबसे अव्वल हैं वो हमारे सांसद हैं, नैनीताल उधम सिंह नगर सांसद जो है जिनकी सबसे ज्यादा खर्च हुई है 18%। और दूसरे स्थान पे 14% खर्च करने वाले टिहरी गढ़वाल सांसद हैं श्रीमती माला राज लक्ष्मी शाह लोकसभा में। और अन्य 3 सांसदों की स्थिति तो इतनी खराब है कि अनिल बलूनी की तो 0 दिखाई है, अल्मोड़ा सांसद अजय टमटा और हरिद्वार सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत की 1% से कम दिखाई गई है इस स्टेटमेंट में, और राज्यसभा सांसद इनसे आगे हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।